आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। इन्हीं एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए हम आपको कुछ अच्छा पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, स्वाध्याय करना पढ़कर या सुनकर यह बहुत ही लाभदायक होता है मन स्थिति को बदलने के लिए। मित्रों, सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नव सृजन लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाली वातावरण की सूक्ष्म शक्ति। सुनते हैं पृष्ठ 87 से। दृश्य रूप में मनुष्य का अस्तित्व देखने वाले यह नहीं जानते कि इस स्थिति तक आने में किसी अविज्ञात तंत्र द्वारा कितना प्रबल पुरुषार्थ किया गया है। शुक्राणु के मूल में छिपी गुणसूत्र की सत्ता किसी आकृति प्रकृति स्वभाव का निर्धारण करती है एवं शुक्राणु डिंबाणु के साथ साथ शरीर की विलक्षण हलचल एवं मिलन की आकांक्षा इस प्रक्रिया में योगदान देती है। यह तथ्य अब सबको विदित है। आनुवंश की प्रतिक्रिया तथा भ्रूण विकास संबंधी तथ्यों की भली भांति जानकारी होते हुए भी वैज्ञानिक अभी तक तथ्य के संबंध में अंधेरे में ही भटक रहे हैं। वह है एक अविज्ञात चेतन शक्ति जो गर्भाशय में उपयुक्त पर्यावरण के होते हुए भी डीएनए को प्रेरणा देती है कि वह अमुक रीत से अमुक प्रकृति के जीव कोशों को अंगों के रूप में संजोए। यह मूल प्रेरक बल क्या है? कहीं वही प्रेरणा प्रवाह तो नहीं जो संस्कारों को मां से गर्भस्थ शिशु में संप्रेषित करता है, जो गर्भकाल की परिस्थितियों का गर्भस्थ बालक की मनः स्थिति एवं संरचना पर प्रभाव डालता है। कहीं वही प्रेरणा प्रवाह तो नहीं। मित्रों, इस संबंध में एक नई परिकल्पना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री एवं सेल बायोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने प्रस्तुत करके वैज्ञानिकों के समक्ष एक चुनौती रखती है। उनका मत है कि भ्रूण का विकास गुणसूत्रों के मौलिक घटक डीएनए जो आनुवंशिकी के संदेशवाहक एवं भ्रूण निर्माता माने जाते हैं तथा गर्भाशय के भौतिक पर्यावरण में पारस्परिक संबंध से नियंत्रित नहीं होता। साथियों, इस प्रक्रिया के मूल में एक पराभौतिक सक्रिय बल कार्य करता है जिसे उन्होंने मर्फी जेनेटिक फील्ड नाम दिया है। जिस प्रकार एक चुंबक की उपस्थिति के कारण आसपास एक विशेष प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय हो जाता है एवं वहां उपस्थित लोहे के कण परस्पर गुंथ कर एक हो जाते हैं,
ठीक उसी प्रकार रति क्रिया व भ्रूण की गर्भाशय में स्थापना के साथ ही एक प्रेरक चेतन बल सक्रिय हो जाता है, जो शरीर और मन को वांछित रूप एवं आकार दे सकने में सक्षम होता है। इस रहस्यमय अभौतिक ऊर्जा स्रोत के बारे में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए वे आगे लिखते हैं कि गर्भस्थ भ्रूण तथा मर्फी जेनेटिक बल के बीच जो लयबद्धता मार्फिक रेजोनेंस विकसित होती है, वही शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों की संरचना एवं मस्तिष्कीय बुद्धि कौशल, स्मृति तथा जन्मजात विलक्षण क्षमताओं के लिए उत्तरदायी है। मित्रों, यह परिकल्पना एक प्रकार से जीन्स यांत्रिकी पर कार्यरत डीएनए गुणसूत्र इत्यादि में परिवर्तन लाने हेतु संकल्पित वैज्ञानिकों के लिए एक प्रहार है, क्योंकि इससे उनकी मूलभूत मान्यता पर ही कुठाराघात हो जाता है। जीन्स की कलमों के द्वारा नए विलक्षण प्रकृति के मनुष्यों को बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए संदेश देते हुए एक वैज्ञानिक कहता है कि मनुष्यों और पशुओं में मौलिक अंतर है। प्रयोग पशुओं में किए जा सकते हैं, वह संभवतः नई भिन्न भिन्न किस्म की आकृति प्रधान नस्लें उनकी बनाई भी जा सकती हैं, पर यह कार्य मनुष्य में संभव नहीं, क्योंकि उसके कई क्रियाकलाप अभी भी अविज्ञात एवं रहस्यमय हैं। अपनी मान्यता पर कुठाराघात होने से वैज्ञानिकों का सकपखाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि एक वर्ग ने इनकी इस पुस्तक, जिसमें इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है, अ न्यू साइंस ऑफ लाइफ, द हाइपोथेसिस ऑफ फॉर्मेटिव कॉजेशन की जमकर आलोचना की, जबकि एक वर्ग को अपेक्षाकृत अधिक उदारवादी विचारकों ने इसे एक क्रांतिकारी कल्पना कहा है। ग्लासगो विश्वविद्यालय के दार्शनिक व वैज्ञानिक डॉक्टर स्टीफन क्लार्क ने शेल्ड्रेक की मान्यता का समर्थन करते हुए इसे प्रवार्त दर्शन की उस मान्यता के अनुकूल बताया है, जिसमें संस्कारों को मां से बालक में गर्भकाल की अवधि में स्थानांतरित होने का वर्णन किया जाता है। शारीरिक आकृति प्रकृति का निर्धारण तो इस अवधि में होने वाले चिंतन से प्रभावित होता ही है। बालक की चिंतन क्रिया कौशल, प्रतिभा एवं भाव संवेदनाओं तक के लिए वह मार्फोजेनेटिक बल जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो परोक्ष रूप से मां के गर्भाशय में चिंतन व भावना के अनुरूप क्रियाशील रहता है। ऐसी उनकी मान्यता है। इसी प्रकार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति एवं जीव विज्ञानी सर एरिक एब्सबी ने शेल्ड्रिक के प्रतिपादन को गंभीरतापूर्वक लिया व कहा है, वनस्पति एवं प्राणी विकास संबंधी परंपरागत मान्यताओं की दृष्टि से यह एक चुनौती भरा रहस्योद्घाटन है। हमें मानवीय विकास, उसकी चिंतन एवं व्यवहार के लिए
भ्रूण विज्ञान की गहराई तक जाकर फॉर्मेटिव कॉजेशन के इस सिद्धांत पर भली प्रकार चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि बाद में उत्पन्न होने वाली विकृतियों के लिए कारण को मूल रूप से ढूंढा जा सके। मित्रों, शेल्ड्रिक द्वारा प्रतिपादित मॉर्फोजेनेटिक ऊर्जा क्षेत्र न तो रासायनिक है और न ही विद्युत चुंबकीय। यदि यह वास्तव में लेख की मान्यता के अनुरूप एक पराभौतिक बल है, तो यह प्रकृति में विद्यमान 4 मूल बलों से नितांत अलग एक नया ही विलक्षण बल होगा। आनुवंशिकी की थ्योरी के अनुसार परंपरागत रूप में स्थानांतरित होने वाले गुणों के लिए शेल्ड्रिक के इस अभौतिक बल को उत्तरदायी ठहराना उचित होगा। जहां कोई भी कारण ऐसा नहीं मिलता जिसके लिए डीएनए को मूलभूत स्रोत माना जा सके। कठिनाई यह है साथियों, कठिनाई यह है कि भ्रूण विज्ञानियों, जीव विज्ञानियों एवं व्यवहार वैज्ञानिकों में परस्पर समन्वय नहीं बैठ पाता। जहां पहला वर्ग आकृति एवं स्थूल प्रक्रियाओं को ही सब कुछ मानता है, वहां दूसरा वर्ग विचार करने की शक्ति एवं परिधि, मानसिक दक्षता, सीखने की क्षमता एवं संवेदनात्मक क्रियाओं के व्यवहार रूप को अधिक महत्व देता है। दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं आनुवंशिकी द्वारा ही मां से पुत्र या पुत्री में आती हैं। पर जहां आकृति के लिए मां व पिता के क्रोमोसोम कुछ हद तक उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, वहां प्रकृति एवं व्यवहार के लिए मां का चिंतन, भाव संवेदना का स्तर, गर्भकाल में आसपास का वातावरण अधिक उत्तरदायी है। पूर्वार्थ मनोविज्ञान एवं दर्शन इसी कारण गर्भकाल में माता के आहार, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं पर जोर देता रहा है। जैसा संकल्प बल इन दोनों माता के अंदर विकसित होता है, वैसी ही संतति होती है। पुंसवन संस्कार के पीछे भी यही मूलभूत मान्यता है कि भ्रूण में वे संस्कार प्रविष्ट हों जो अभीष्ट हैं। गर्भस्थ भ्रूण पर इस अभौतिक बल के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके कई उदाहरण मिलते हैं। मित्रों, मिनीसोटा विश्वविद्यालय के डॉक्टर फाउलर ने गर्भावस्था में चिंतन, माता का बच्चे पर प्रभाव के अध्ययन हेतु कई माताओं पर अध्ययन किया। इस एक घटना पत्रिका न्यू साइंटिस्ट में उद्धृत करते हुए वे लिखते हैं कि एक स्त्री अपने बच्चे को बेचैन देखकर नींद लाने वाला सिरप देकर काम पर चली गई। दुर्योगवश डोज कुछ अधिक हो गया, इस कारण बच्चा मर गया। लौटकर यह देखते हुए उसके मन पर गहरा सदमा पहुंचा। इसी अवस्था में उसे दूसरा गर्भ ठहर गया। पहले बच्चे का दुख तब तक बना रहा जब तक दूसरा उसकी गोद में ना आ गया। यह दूसरा बच्चा मानसिक रूप से रोगी निकला, मां का दुख और बढ़ गया। तीसरा बच्चा जिद्दी व सनकी पैदा हुआ। चौथे बच्चे के जन्म के समय तक घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी व चिकित्सा की सुविधा भी उसे मिली। मनोवैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण कर उसे प्रसन्न रहने की सलाह दी
वह इसके लिए कई प्रकार के क्रियात्मक परामर्श दिए। चौथा बच्चा पूर्ण स्वस्थ, निरोग एवं कुशाग्र बुद्धि का पैदा हुआ। इस केस का हवाला देते हुए डॉक्टर फाउलर लिखते हैं कि ऐसे मामले में आनुवंशिकी नहीं अपितु गर्भावस्था में व्यवहार चिंतन को वातावरण परिवेश की प्रधानता दी जानी चाहिए, जिसकी कि बहुधा उपेक्षा कर दी जाती है। ओम शांति। आपको आगे के वीडियो में गर्भस्थ शिशु का विकास परिवेश पर निर्भर। साथियों, ये पैरा वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाली वातावरण की सूक्ष्म शक्ति, ये उदाहरण देकर इसमें जो बातें बताई गई हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमारा देश धार्मिक देश है। साथियों, धर्म अध्यात्म विज्ञान है। यही इस बातों को प्रभावित करता है कि हम क्या करते हैं, बच्चे को जन्म दे सकने के लिए उसके अंदर आहार व्यवहार गुण इत्यादियों संस्कार कुसंस्कार आदि को विनिर्मित कर सकते हैं। विनिर्मित करके उसे एक अच्छी संतान समाज को दे सकते हैं। ओम शांति। आगे सुनते हैं।